Hello everyone. Today we'll be starting with the only JEE NEET lecture of surface chemistry. Why I said only? Because there is only one lecture for JEE NEET of surface chemistry, and before watching this lecture you will have to ensure that you watch all the board lectures. ठीक है, उसके बिना ये वाला लेक्चर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा. तो जितना आपने बोर्ड्स का पार्ट किया है उसके हिसाब से आप ये नहीं देख पाओगे. आपको पूरा का पूरा ये वाला लेक्चर कम्प्लीटली देखने के लिए क्या करना ज़रूरी है कि आपको पूरे बोर्ड्स के लेक्चर्स ख़त्म करने पड़ेंगे. वो जैसे ही बोर्ड के लेक्चर्स ख़त्म हो जाए तो ये एक छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एनसीईआरटी है. अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक चीज़ अच्छे से की है तो ओनली 10% इज़ मोर इन जेई नीट, उसके अलावा कुछ नहीं है. और पिछले 5-6 सालों का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि चाहे जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक नंबर 1 से. टॉपिक नंबर 1 इज आइसोबार कर्व्स फॉर. दो टाइप के एड्सॉर्प्शन आप लोगों ने पढ़े. फर्स्ट वन इज फिजिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन. पता ही है आपको, फिजिसॉर्प्शन में जो फोर्सेस होती हैं वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है. केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. फिजिसॉर्प्शन के अंदर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है. ठीक है, इनका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, इनका ज्यादा होता है. बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सब आपने पढ़े ही हैं. ये मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाते हैं, यूनिमोलिकुलर बनाते हैं. तो अब मैं क्या पढ़ रहा हूं इसमें, आइसोबार कर्व्स. आइसोबार कर्व्स का मतलब क्या, प्रेशर इज कांस्टेंट. आइसोबार वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट. ठीक है, तो मेरा जो कर्व मैं पढ़ूंगा वो हमने जो फ्रेंडलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ा है वही वाला हम पढ़ेंगे. उसमें जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता था, क्या होता था, वो x/m. यहाँ पे भी x/m है. x क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट. m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर वो एड्सॉर्बेट का मास एड्सॉर्ब हुआ है. इसको हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, है ना. ये पढ़ा होगा आप लोगों ने बोर्ड्स में. इसका हम कर्व का वेरिएशन देखने वाले हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ. सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम x/m वर्सेस टेम्परेचर. अब इसके केस में क्या होता है कि अपने को पता है कि जैसे जैसे क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. तो जो ग्राफ आएगा वो किस टाइप का आता है, इस टाइप का ग्राफ आएगा. इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है. मतलब पहले तो बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ता है. कुछ एक सैचुरेशन आने के बाद वो वैल्यू क्या होने लग जाती है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होने लग जाता है. मतलब इस टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर. ये वो टेम्परेचर है जहां तक वो वैल्यू बढ़ेगा किसका, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये अपना पहला टॉपिक था. टॉपिक नंबर 2 वैसे तो आप लोगों ने बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ा ही है, बट फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके बारे में बताना चाहूंगा. दैट इज फ्रेंडलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेंडलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. पहली चीज इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट अगर टेम्परेचर लूम है तो एक टिपिकल टाइप का कर्व बन के आता है. मतलब अगर एक हम जनरल बात करें, x/m का p के साथ इस टाइप का कर्व बन के आता है. ठीक है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p. अब वो अलग अलग 3 केसेस पढ़े होंगे आप लोगों ने कि एक जब लो प्रेशर हो, एक जब मॉडरेट प्रेशर हो, एक जब हाई प्रेशर होता है. वो भी देखते हैं अपन, वापस देखेंगे एक बार. और ये मैंने ग्राफ जो बना रहा हूँ ये अलग अलग अगर टेम्परेचर वैल्यूज पे बनाऊं, अलग अलग टेम्परेचर वैल्यूज पे बनाऊं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बोला 190 केल्विन है, ये 250 केल्विन है, ये 300 केल्विन है. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x/m जो y एक्सिस का वैल्यू है वो नीचे आता जा रहा है. देखो सबसे ऊपर वाला वैल्यू जो है, मतलब मैं एक कोई पॉइंट की बात कर लेता हूं, ये हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं. इस पे क्या है, प्रेशर क्या है, फिक्स है. तो एट अ फिक्स्ड प्रेशर फिक्स्ड होना जरूरी है. कभी भी हम वेरिएशन तभी पढ़ सकते हैं जब बाकी सारे डायमेंशंस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. एट अ फिक्स्ड प्रेशर x/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये आइसोथर्म नहीं है, आइसोबार है. आइसोबार भी मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं एक फिक्स पॉइंट पे. जैसे ये जो एक फिक्स प्रेशर है, तो ये फिक्स प्रेशर पे 190 केल्विन वाला जो लाइन है वो सबसे ऊपर है. जितना ज्यादा हाइट होता है ग्राफ का उतना ज्यादा वाई एक्सिस का वैल्यू होता है. वाई एक्सिस का वैल्यू कौन है, x/m. मतलब x/m का वैल्यू ज्यादा कब है, जब टेम्परेचर कम है.
तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज मोर वैलिड फॉर फिजिक्स ऑप्शन। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। ये इससे कंपेयर मत करना, ये अलग चीज है। इसमें हम जो वेरिएशन देख रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं, बट ये ग्राफ हो या ये ग्राफ हो, दोनों का जो मोटो है वो सेम है। ये भी बोल रहा है कि एक्स बाय एम कम होगा टी बढ़ने से, ये भी सेम चीज बोल रहा है, वैलिड फॉर फिजिक्स ऑप्शन। फ्रेंडलिंच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड फॉर फिजिक्स ऑप्शन। फिर आपने इसमें एक ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर वापस थोड़ा सा ढंग से देखें, फिर से अगर हम इसका ग्राफ बनाए, तो एक्चुअली यही वाला ग्राफ को मैं ढंग से बनाऊं तो ये इस टाइप का आता है। इसके अंदर क्या है, 3 रेंजेस है। पहली रेंज यहां से यहां तक, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर ये क्या कर लेता है, एक कर्वी शेप ले लेता है, और फिर ये क्या चला जाता है, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज बिटवीन दी एक्सेस, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं इस ग्राफ को, पहला ये ग्राफ जहां पे स्ट्रेट लाइन की तरह था, दूसरा कर्वी शेप, और तीसरा पैरेलल टू एक्स एक्सेस। तो अगर इसको हम 1 दे दें, इसको हम 2 दे दें, इसको हम 3 दे दें, तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1 है दैट रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ लो प्रेशर। पी का वैल्यू सबसे कम है ना तीनों में से, इसमें फर्स्ट क्या है, लो प्रेशर है, तो कहना है इसे उसके केस में अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स बाय एम क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू पी होता है। सिमिलरली जो सेकंड केस है दैट इज फॉर मॉडरेट प्रेशर, उसके केस में क्या होता है, एक्स बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाय एन। ये एन क्या है, एक कांस्टेंट है, अभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में भी आगे। थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड कौन सा केस हो जाएगा, हाई प्रेशर। कहना इसे हाई प्रेशर के केस में एक्स बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0। ये क्या मतलब हुआ, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो मैं बोल सकता हूं ना कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाता है इन रेस्पेक्ट विद एक्स कोऑर्डिनेट। जो पी है, पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब पी एक्स कोऑर्डिनेट पे है और एक्स बाय एम वाई कोऑर्डिनेट पे है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब ये जो पूरी लाइन जा रही है इसमें एक्स बाय एम का तो एक फिक्स वैल्यू है ना, पर्टिकुलर वैल्यू है यही वाला। तो ये जो एक्स बाय एम का फिक्स वैल्यू है, इसका रीजन क्या है, मतलब ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हम मर्जी जितना प्रेशर बढ़ा लें लेकिन एक्स बाय एम तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक्स बाय एम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर फॉर हाई प्रेशर केस। ये ही इसका ड्रॉबैक था। फ्रेंडलिंच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में ये नहीं चलता है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। अब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, ये क्या चीज है, ये अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 हम केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम सिर्फ ये ध्यान रखो, ये जो ऑर्डर है ये मेरे को बता रहा है कि राइट हैंड साइड में जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर में कितना वैल्यू है। इसकी पावर में क्या वैल्यू है 1 और इसकी पावर में क्या वैल्यू है 0। तो यहाँ 1 है इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ 0 है इसलिए इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं। एक बार इसका हम इक्वेशन और लॉग वाले ग्राफ्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब x बाय एम तो प्रोपोर्शनल टू p हो या प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 हो, वो दोनों केसेस का तो हमने पढ़ लिया कि एक फर्स्ट ऑर्डर होता है एक जीरो ऑर्डर। मैं बात करता हूँ केस नंबर 2 की, क्योंकि जनरली मॉडरेट प्रेशर वाले ही केसेस में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एप्लीकेबल है अच्छी तरीके से। तो अगर हम स्टार्ट करें, x बाय एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n, प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n लिखा था। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k is proportionality constant, ठीक है। n क्या है, a constant which depends on nature of gas and adsorbent। हम जो बेसिकली एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है। x by m, this complete is called as extent of adsorption। पूरे को सर्कल मार दिया मैंने, पूरे को मिला के extent of adsorption बोलते हैं। वैसे x क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और m क्या होगा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या, फॉर एग्जांपल जैसे चारकोल है, मतलब सॉलिड है,
और एड्जॉर्बेट कौन है? जो भी गैस उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल H2 इज एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल सरफेस, तो निकल एड्जॉर्बेंट हो गया सॉलिड, और एड्जॉर्बेट कौन हो गया? जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, log x बाय m इज इक्वल टू, पहले मैं p वाला टर्म लिख रहा हूं 1 बाय n log p प्लस log k। डज इट रिजेंबल y इक्वल्स टू mx प्लस c? बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, किस किस के बीच में बनेगी वो स्ट्रेट लाइन? y एक्सिस पे कौन आएगा? log x बाय m, और x एक्सिस पे कौन आ जाएगा? log p। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट कौन सा होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब कि ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो y एक्सिस को कट करेगा, ना कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ आता है ये वाला। ये मैंने डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि ये लो प्रेशर वाला केस है, तो उसके केस में ये वैल्यू, मतलब ये बहुत लो वैल्यू आता है, तो उसको हम नहीं लें तो चलेगा। ये वाला जो है पार्ट, दिस इज इंटरसेप्ट log के, और इसका जो tan थीटा होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है मेरा? 1 बाय n। दिस इज माय स्लोप। ठीक है, क्लियर है ये तो। और ये मेरा क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट, या मैं कहूँ y इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से कितना ऊपर इसने कट किया है। तो ये दोनों अगर मेरे को मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। प्रेशर क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकाल सकता हूं। अब मेन चीज इसके अंदर क्या आएगी? मेन चीज आएगी इसके अंदर कि ये 1 बाय n जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 1 बाय n लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 बाय n का जो वैल्यू है वो कौन से केस में जाएगा? 0 से 1। कैसे याद रखोगे तुम? जो तीन अपन ने केस पढ़े हैं कि एक तो आएगा k p की पावर 0, है ना, जो अपन ने स्टेट वाला केस पढ़ा था। सेचुरेशन प्रेशर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके बाद वो उस प्रेशर के बाद x बाय m का p पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब p का x बाय m पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वाला केस आ गया p की पावर 0। और जो स्टार्ट हुआ था ग्राफ वो क्या होता? p की पावर 1 से। p की पावर में वैसे कौन है? 1 बाय n। 1 बाय n लाइज बिटवीन 0 टू 1। जनरली इसका वैल्यू 0.1 से 0.5 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब 0.1 से 0.5 के बीच में फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बेटर रिजल्ट्स पाए गए हैं। ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल है। और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्या? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई प्रेशर्स। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आया। द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके कुछ अजम्पशंस थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका कि इट इज बेस्ड ऑन theoretical concept of kinetic theory of gases, that is KTG। वो क्या था? पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मतलब एम्पेरिकल बोल सकते हैं हम उसको। एम्पेरिकल मतलब कैलकुलेशन। ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहली चीज। दूसरे एक इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये अब इसके मतलब ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं हम इसको एक मामले में। किस मामले में? वो फिजिक्स ऑप्शन के लिए था, लेकिन ये एप्लीकेबल फॉर, मतलब इसने अज्यूम किया है बेसिकली, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसी के लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर यूनिमोलिकुलर लेयर। यूनिमोलिकुलर लेयर किस में बनता था? दैट इज शोज बेटर रिजल्ट्स फॉर केमिज ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में इसके बेटर रिजल्ट्स नहीं आते, फिजिक्स ऑप्शन में फ्रेंडलिच, और केमिज ऑप्शन में ये वाला लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरे पास। अब एक और बहुत बेसिक सी चीज, बहुत अगेन इसका एक और पोस्टुलेट था। इसने एक और चीज बोली थी कि ऑल the sites are equally active। कौन सी साइट्स की बात कर रहा हूं मैं? एक्टिव साइट्स कौन सी होती है? जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। इसने क्या बोला कि जो भी साइट्स है वो सारी की सारी क्या इक्वली एक्टिव है। और एक और चीज इसने बोली कि वो मतलब इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन, कोई भी साइट पे एड्सॉर्प्शन इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसके बाजू वाली जो साइट्स है उन पे एड्सॉर्प्शन हुआ है या नहीं। मतलब एंड adsorption on any site doesn't depend whether or not other sites are occupied। occupied का मतलब क्या? एड्सॉर्बेंट के, मतलब एड्सॉर्बेट ने उन एड्सॉर्बेंट की साइट्स को ऑक्यूपाई किया है या नहीं। ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला केटीजी पे बेस्ड है, दूसरा एप्लीकेबल है यूनिमोलिकुलर लेयर के लिए,
मतलब ये जो भी इसने थ्योरी दिया था ये मान के दिया था कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स नहीं बनेगी। मल्टी लेयर्स अगर नहीं बनेगी या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स नहीं बनेगी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मतलब फिजिक्स ऑप्शन का केस नहीं गया। तो बेटर रिजल्ट्स केमिस ऑप्शन में ये शो करता है। तीसरी चीज कि जो भी साइट्स हैं सारी की सारी क्या इक्वली एक्टिव है। लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो कर्व है वो आता है इस इक्वेशन पे। क्या बोलता है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? x/m इज इक्वल टू AP अपॉन BP प्लस 1। अब इसके अंदर अगर मैं केसेस देखूं, अगेन हम वही केस देते हैं, मतलब ये तो मॉडरेट प्रेशर का कंडीशन हो गया। नाउ इफ आई टेक टू केसेस, एक मैं लेता हूं किसका, हाई प्रेशर, और एक हम लेते हैं किसका, लो प्रेशर का। हाई प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हुआ, हाई प्रेशर मतलब प्रेशर इज वेरी हाई, तो कहना है ऐसे कि वन कैन बी नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ बीपी, क्योंकि बीपी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी है, तो पी ज्यादा है तो बीपी 1 से बहुत बड़ा होगा, तो ये क्या आ गया, एपी अपॉन बीपी। पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो कहना है ऐसे x/m इज इक्वल टू a/b। मतलब इसमें भी वही केस है जो हमने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ा था, उसमें भी तो ऐसा ही था कि जो प्रेशर है, मतलब जो अगर प्रेशर हाई होगा तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लो प्रेशर का केस लूं तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर लो है तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब इस केस में ये वाला जो टर्म है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ 1। सो कहना है ऐसे इन दिस केस x/m is equal to AP, or I can say x/m is proportional to P, same as in Lynch adsorption isotherm। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो लो प्रेशर का केस था उसमें P की पावर 1 से प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा था, और यहाँ इंडिपेंडेंट है प्रेशर के, मतलब P की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये बेटर हाई प्रेशर के केसेस में आ गया, क्योंकि इसमें भी P पे डिपेंडेंट नहीं है, वहां पे भी नहीं है। इसका कर्व कुछ हद तक उसके जैसा ही होता है, फ्रेंडलिन जैसा ही। मतलब मैं अगर इसका कर्व बनाऊं, थोड़ा सा इसके शेप में चेंज आता है, इस टाइप का कर्व आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, हाई प्रेशर पे जाके वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट व्हाई दिस इज मोर बेटर एग्जांपल, मतलब ये क्यों बेटर है हाई प्रेशर के केस में, क्योंकि ए और बी का वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू के। वहां पे x/m का वैल्यू कितना आया था, k आया था, यहाँ x/m का वैल्यू क्या आया है, a/b। मैं हाई प्रेशर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाई प्रेशर में x/m का वैल्यू a/b, वहां k आया था। यहाँ a/b निकालना क्यों आसान है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, m/x इज इक्वल टू bp प्लस 1 अपॉन AP। अब हम अगर इसको अलग अलग कर दें तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1/a इंटू 1/p प्लस b/a हो गया, दिस इज m/x। देखो इस पे क्या होता है, बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन 3-4 ऐसे टॉपिक्स है जिसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। अब क्या फर्क पड़ा इसमें, मेरे को क्या चाहिए हाई प्रेशर के लिए, इसको प्रूव करने के लिए ये कि ये हाई प्रेशर पे लगता है, मेरे को ए और बी की वैल्यूज चाहिए। तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि देखो इसको मैंने उल्टा क्यों किया, क्योंकि हम इसमें डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव साइन होता है तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में पॉजिटिव होता है तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा किसके बीच में, m/x और 1/p में, मतलब अगर हम ग्राफ बनाए किसमें, m/x और 1/p में, तो अगेन ये वाला ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इस टाइप का आएगा क्या, नहीं आएगा ना ये वाला, क्यों नहीं आएगा, इसमें क्या गलती है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। किस टाइप का ग्राफ आएगा, 1/p। ग्राफ कैसा आएगा, फिर से वैसा ही आएगा जैसा फ्रेंडलिंच में आया था। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू क्या है, b/a, और जो स्लोप है tan थीटा उसका वैल्यू क्या है, 1/a, है ना। y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या हो गया, b/a, और x कोऑर्डिनेट क्या है, 1/p। ग्राफ में ध्यान देना, यहाँ जो ग्राफ था x/m और p का है, ये m/x और 1/p दोनों को कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर मेरे को स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो तो मैं बोल सकता हूँ a और b आ जाएंगे। कैसे, अगर मेरे को स्लोप पता है तो वहां से मैं a निकाल दूंगा, और इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, b/a। ऑलरेडी मैं a निकाल चुका हूँ, यहाँ से यहाँ a डाल दूंगा, इंटरसेप्ट दिया हुआ b का वैल्यू आ जाएगा, उसको उठा के हम यहाँ डालेंगे तो हाई प्रेशर के केस में लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ बेटर केस ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इन केस ऑफ हाई प्रेशर्स। हाई प्रेशर्स में a और b निकालना ईजी है। कोई भी टाइप का ग्राफ आ सकता है, ग्राफ के अंदर तुमको क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे,
इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे या कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है अपना, आई थिंक टॉपिक नंबर 4 है, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। एक शॉर्ट टर्म है, पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ऑक्लूजन इज व्हाट? ऑक्लूजन इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होना गैसेस का, जैसे फॉर एग्जांपल निकल क्या है? मेटल है, हाइड्रोजन गैस निकल पे होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब क्या कि अगर गैसेस मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है तो उसको एड्सॉर्प्शन की जगह एक नया वर्ड दिया हुआ है, दैट इज ऑक्लूजन। ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। लैंगमीर और फ्रेंडलिंच एड्सॉर्प्शन आइसोटोप अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इस पर बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जब आप डीपीपीस करेंगे तो आपको वैरायटी पता पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कुछ मैं पहले बता देता हूं जो आप लोगों ने बोर्ड्स लेवल पे पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस, एक पढ़ा होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फेस सेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और जनरली जो मेजर केस है वो होता है हेट्रोजीनियस में, जो अपन जनरली पढ़ते हैं, जैसे हेबर्ट्स प्रोसेस है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है वो गैसेज है। और कुछ टाइप के कैटालिसिस होते हैं जिसमें 4 बेसिक केस आएंगे। ठीक है, पहले 2 आप लोगों को शायद पता होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, नेगेटिव मतलब ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं। तीसरा आता है अपना ऑटो कैटालिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा अपना आता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट या कैटालिसिस, एक ही बात है। ऑटो कैटालिस्ट के अंदर क्या करता है, सीधा मैं काम की बात बताता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। If there is no separate catalyst but one of the formed products is a catalyst, अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ही मेरा क्या हो जाए, कैटलिस्ट हो जाए, तो फिर हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के केस को ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। अब इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, एस्टरिफिकेशन का उल्टा हम सब ने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं CH3COO C2H5 प्लस H2O, क्या बना के दे देगा ये? CH3COOH प्लस C2H5OH। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर तुम लोगों को याद हो, यहाँ पे H प्लस लिखा हुआ होता था, मतलब इसका जो कैटलिस्ट है वो कौन है? H प्लस है। चूंकि ये एसिड बना है तो ये अपना क्या करता है? H प्लस फर्निश करेगा, ऑल्दो वीक एसिड है बट कुछ अमाउंट में तो करेगा। तो इन दिस केस दिस इज एक्टिंग एज ऑटो कैटलिस्ट। इसको हम समझेंगे कैसे ऑटो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनिशियली दिस रिएक्शन इज स्लो but rate of reaction increases once CH3COOH is formed। क्यों रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो CH3COOH है वो क्या कर रहा है? इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। तो अगर प्रोडक्ट एक केस में कैटेलिस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटेलिसिस। इंड्यूस कैटेलिसिस बहुत अच्छा पार्ट है। क्या होता है इसका, मैं बेसिक तुम लोगों को समझाता हूं। पहले कोई ऐसा रिएक्शन हो जो नहीं हो रहा है, ठीक है, और सेम रिएक्टेंट, दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट हो जो कोई दूसरी रिएक्शन कर रहा है, और जब मैं दोनों रिएक्शंस को मिक्स करूं तो दूसरी वाली भी होने लग जाए। इंड्यूस वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, डेवलप करना। इंड्यूस वर्ड का मतलब क्या करना, कि ऐसी जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है उनको रिएक्शन को करवाना। वो सब केसेस किस में आ जाएंगे? इंड्यूस्ड कैटालिसिस में। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें ढंग से, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब क्या? व्हेन वन रिएक्शन affects the rate of other reaction। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड बोलते हैं इसको, HgCl2, हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, इसकी जब मैं रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाता हूं, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH, मतलब ऑक्जेलिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करता है। पता है ना इसके अंदर क्या होता है? C2O4 2- होता है, तो खुद को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा, साथ वाले को रिड्यूस करेगा। इसको Hg को, मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस में कन्वर्ट करना चाहिए, बट ये रिडक्शन ऑफ HgCl2 डज नॉट टेक प्लेस।
HgCl2 को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं, KMnO4 को अगर मैं लूं इसी के साथ COOH के साथ, तो ये रिएक्शन क्या कर देता है, हो जाएगी। मतलब रिडक्शन ऑफ KMnO4 इज पॉसिबल। KMnO4 को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसके बाद एक बार इधर आते हैं अपन ऊपर, KMnO4 को तो रिड्यूस कर सकता है। अब ध्यान देना, रिएक्शंस के थ्रू ही समझोगे तो बहुत इजी रहेगा। प्लस COOH reduces both HgCl2 and KMnO4। मतलब क्या हो गया कि पहले HgCl2 को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था कौन, COOH होल ट्वाइस ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 को कर पा रहा था। तो जब KMnO4 को कर पा रहा था तो मैंने क्या किया, इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया, मतलब दोनों रिएक्शंस को मिक्स कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया। तो उस केस में इसने क्या कर दिया, दोनों को रिड्यूस कर दिया। पहले अकेला जब था ये, तब तो इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही KMnO4 जिसको कि ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूस कर सकता है वो आया, तो उसके केस में उसने रिडक्शन कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। आई होप क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक तुम पढ़ोगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। उसमें एक टॉपिक आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये पूरा हम बोर्ड्स की क्लास में पढ़ेंगे। मैं यहां पे तुमको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, दैट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशंस नेसेसरी होती है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि द dispersed particles diameter must not possess more difference with lambda। lambda मतलब wavelength of light used। या फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि there must be less difference between the diameter of the dispersed particles and wavelength of the light। Point number 2, refractive indices of dp and dm। dp क्या होता है, dispersed phase, dm क्या होता है, dispersion medium, must differ in greater amount। ये दो नेसेसरी कंडीशंस है। क्या, पहली कंडीशन, एक चीज में डिफरेंस कम होना चाहिए, एक चीज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। पहला कि डायमीटर जो है डिस्पर्स पार्टिकल्स का और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं उन दोनों के अंदर डिफरेंस कम होना चाहिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस होते हैं किसके, डिस्पर्स फेज के और डिस्पर्जन मीडियम के, उन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन एंड जीटा पोटेंशियल। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी कि जो बोर्ड्स में भी है एज इट इज, फिर भी मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, लॉजिक पता होना चाहिए। बुक में लिखा हुआ है वो सब तो ठीक है, सब बुक्स में लिखा होता है, फिर टीचर की क्या जरूरत होती है, टीचर की ये जरूरत होती है कि जो भी चीज हो रही है उसका लॉजिक एक्सप्लेन करे जहां तक पॉसिबल है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन एंड जीटा पोटेंशियल। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन को मेजर रीजन माना जाता है, रीजन फॉर चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स। सोल का मतलब क्या हो गया, कोलोइडल पार्टिकल्स। मेन रीजन चार्ज आने का क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रीजन क्या होता है इसका, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ये कुछ कुछ रिलेटेड है कॉमन आयन इफेक्ट से। कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर क्या होता था कि एक कोई कॉमन आयन होता था, सेम इसमें ये होता है कि अगर डीपी और डीएम को मैं मिक्स करूं तो जो भी प्रोडक्ट मेरे को मिलता है उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी सोल बना है मेरा, वो प्रोडक्ट और डीएम के अंदर, डीएम क्यों बोल रहे हैं, याद कैसे करेंगे डीएम, क्योंकि डीएम का अमाउंट ज्यादा होगा। डीएम का मतलब सॉल्वेंट हो गया ना मेरे लिए, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो डिस्पर्जन मीडियम और जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर जो कॉमन आयन होगा उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ सोल पार्टिकल होता है, मतलब एड्सॉर्प्शन उसी का होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, एक जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इफ AgNO3 is mixed with Ki, then क्या बनेगा, सोल ऑफ AgI is formed। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि सोल जो बना है
वो नेगेटिवली चार्ज सोल है या पॉजिटिवली चार्ज सोल है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल को वो करेगा एड्सॉर्ब या फिर पॉजिटिव को करेगा। AgNO3 इज मिक्स्ड विद Ki। अगर इसमें लाइन को पढ़ूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये मेरा डिस्पर्स्ड फेज है और ये मेरा डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। AgNO3 प्लस Ki गिव्स AgI प्लस KNO3। सोल किसका बना है? सिल्वर आयोडाइड का, तो मेरे को इससे तो मतलब नहीं है। इसमें ये DM है मेरा, है ना, Ki इज माई DM। इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन है? आयोडीन। आयोडीन पे क्या चार्ज होता है? -1, तो मैं बोल सकता हूं कि आयोडीन विल बी एड्सॉर्ब्ड, हेंस इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। आया समझ में? ये किसका एग्जांपल हो गया? नेगेटिवली चार्ज सोल का। रीजन क्या है? मतलब इसको क्या रीजन है कि यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे भी आयोडीन, डिस्पर्जन मीडियम के साथ प्रोडक्ट का जो भी कॉमन आयन होगा वो क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ही चार्ज सोल का होता है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, AgI/I-। ये क्या बता रहा है मेरे को? AgI सोल है और एड्सॉर्प्शन किसका हुआ है? I- का। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब मैं क्या कर दूं, इफ Ki is mixed with AgNO3, तो क्या बना के दे देगा ये? KNO3 प्लस AgI। अगेन मेरा जो कोलॉइड बना है वो AgI का बना है, सोल जो बना है AgI का। अब कॉमन आयन किसके साथ देखना है मेरे को? AgNO3 के साथ। तो इस केस में कॉमन आयन कौन है? Ag, हेंस Ag प्लस विल बी एड्सॉर्ब्ड। ये एग्जाम्पल आ जाएगा किसका? क्या बनेगा? पॉजिटिव सोल इज फॉर्म। क्या बन जाएगा इसके अंदर? AgI/Ag+। एक तो ये केस होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है जिसमें पता होता है। कुछ ऐसे सोल्स है जिनका चार्ज क्या होता है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एक लिस्ट भी देता हूं जिसमें नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज सोल जो कि अपने सिलेबस में है उनकी पूरी मैं एक डिटेल दे दूंगा। अब एक नेक्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर अगर मैं क्या लूं, FeCl3 प्लस हॉट वाटर अगर लेता हूं मैं, और इसी के अंदर एक और केस लेता हूं FeCl3 प्लस NaOH, बोथ विल फॉर्म द सेम प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट एक ही बना के देंगे, क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3.XH2O। अब इसके अंदर जो एड्सॉर्प्शन होता है दैट इज ऑफ Fe3+, और इसके अंदर जो एड्सॉर्प्शन होता है दैट इज ऑफ OH-। अब रीजन क्या है इसका? चूंकि ये हॉट वाटर है तो ये जो प्रोडक्ट बना के मेरे को देगा उसमें ये इसके जो आयंस है वो उतना अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। इंस्टेड Fe+3 का अमाउंट ज्यादा होगा। यहाँ अभी DPDM का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ये बना है मेरा, तो यहाँ तो लगा सकते हैं अपन के यहाँ पे कौन सा सोल बनेगा? पॉजिटिव सोल, और यहाँ क्या बनेगा? नेगेटिव सोल, ठीक है। ऊपर वाले में अपन बोल सकते हैं कि FeCl3 से Fe2O3 बना, कॉमन आयन दोनों में कौन है? Fe। तो लेकिन उसके लिए क्या अपने को ये पता होना चाहिए कि DP कौन है, DM कौन है। वो इस केस में पता अगर नहीं हो तो फिर कैसे पता पड़ेगा? तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट है। अगर हाँ तो वो डिसोसिएट होगा, लेकिन इसके केस में हॉट वाटर अगर मैं लेता हूं तो वो अपने आयंस में इजीली डिसोसिएट नहीं होगा। तो फिर बचता है यहाँ पे Cl तो चला जाएगा, Cl चला जाएगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो जो एड्सॉर्प्शन होगा वो किसका हो जाएगा? Fe का। तो हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के केस में भी एड्सॉर्प्शन किसका होता है? Fe3+ का। ये याद करना ही पड़ेगा अपने को। इसके केस में क्या हो जाएगा? NaOH मेरा एक्चुअली DM है, यहाँ अपना वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये मेरा क्या है? DM। ये मेरे को एक्चुअली क्या बना के देता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं FeOH होल थ्राइस। अब इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन है? OH, इसलिए यहाँ पे क्या बना के देता है? ये नेगेटिव सोल। आई होप ये क्लियर है। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक है दैट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल से पहले क्या होता है, एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस बना, AgI और I- का केस बना, ठीक है। अब क्या होगा, ये सरफेस पे अवेलेबल है नेगेटिव चार्ज। अब कोई बाजू में K+ अगर घूम रहा है तो ये K+ इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो ये यहाँ पे एक लेयर बना देता है। एक लेयर में तो I- है और एक लेयर में कौन है? K+। इन दोनों लेयर्स का नाम होता है, ये होता है फिक्स्ड लेयर। ये बोर्ड्स में पढ़ोगे डिटेल में, इसलिए मैं बस एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। इसको बोलते हैं मूवेबल और डिफ्यूज्ड लेयर। समझ में आता है आई थिंक कि ये मूवेबल क्यों है? मूवेबल इसलिए है क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है ये एब्जॉर्ब हो चुका है तो ये मूव नहीं करेगा। ये फिक्स्ड लेयर है और ये डिफ्यूज लेयर है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड
diffused layer is called zeta potential या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। इसमें दो चीजें आती है बेसिकली, एक आपने बोर्ड्स में पढ़ी ही होगी, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और एक नया वर्ड दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे, वैसे बेसिक आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, खैर उसको छोड़ते हैं अपन अभी। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अगर मैं ध्यान दूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि कोई भी, अभी जैसे अपन ने पढ़ा कि चार्ज्ड होते हैं सोल पार्टिकल्स, तो अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो जो कैथोड है वो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ कैटायन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल को अट्रैक्ट करता है, और जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज सोल को अट्रैक्ट करता है। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, या बोर्ड्स में पढ़ेंगे, इसको छोड़ते हैं अपन। इसके अंदर जो मूव करने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सोल या कोलोइडल पार्टिकल्स। लेकिन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के दो मेन पॉइंट्स है। ठीक है, पहला मेन पॉइंट इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का क्या है कि सोल पार्टिकल्स, सोल या कोलोइड एक ही बात है, सोल पार्टिकल्स डू नॉट मूव, सोल पार्टिकल्स हिलेंगे भी नहीं, सोल पार्टिकल्स विल नॉट मूव, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज डिस्पर्जन मीडियम और सॉल्वेंट मूव्स एंड इट हैज opposite charge in comparison to सोल पार्टिकल्स। क्या मतलब हो गया इसका कि अगर जो सोल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम का या सॉल्वेंट का चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में सोल पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम या सॉल्वेंट मूव करेगा। कैथोड अगर है, कैथोड पे वैसे कौन जाता है, कैटायन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सोल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को सोल का ही चार्ज पता है, मीडियम का तो चार्ज नहीं पता है। तो सोल का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैटायन जो होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, तो डिस्पर्शन मीडियम किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एक अपन पूरा वो जेई नीट के क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे, उसमें इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आएगा। कुछ एग्जांपल्स में तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स के एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं। वैसे बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैं सिर्फ वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो अपने काम के हैं, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मेरे जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं वो सब इसमें आएंगे, जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होंगे वो पॉजिटिव सोल्स में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल FeOH होल थ्राइस या FeCl3, ये सब का हाइड्रोलिसिस मेरे को हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना के देगा, वो सब इसमें आएंगे। और कुछ नॉर्मल मेटेलिक ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं इसमें, नॉर्मल मेटेलिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल इसका TiO2 देख सकते हो, मतलब डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं बेसिकली। इसके अंदर नेगेटिव सोल्स में इंडिविजुअल मेटल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, फिर आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। और मेन इसके अंदर आते हैं सल्फाइड्स ऑफ मेटल, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया या कोई भी सल्फाइड हो गया, वो सब किसके केस में आ जाएंगे, इसके केस में। इसमें एक और एग्जांपल रह गया है अपना, इसमें एक एग्जांपल और अपना आता है हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सोल। नेगेटिव सोल में ये सब ध्यान रखो, कोई भी अगर मेटल दिया हुआ है जैसे गोल्ड सोल या सल्फर सोल, ये सब अगर बोला हुआ है, ये सब इसमें आ जाएगा। और एग्जांपल इसके वो देखते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड के एग्जांपल्स अपन ने पढ़े होंगे, तो उसमें ये सब भी आएगा, स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सब क्या है, लायोफिलिक कोलोइड है। ये सब भी किस में आ जाएंगे, नेगेटिव सोल्स में। तो ये एक लिस्ट याद रखोगे तो मेरे हिसाब से नहीं अटकोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हुए जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये 8th टॉपिक अपना हो गया इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब मेन जो पार्ट है जेई नीट का वो स्टार्ट होता है। ये सब तो क्या बेसिक थ्योरी पार्ट्स थे, अब मेन पार्ट है जिसमें मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आने की होती है, दैट इज हार्डी स्कूल्स रूल। बहुत ही बेसिक सा रूल है ये क्या बोलता है, कोएगुलेटिंग, इसका एक और नाम होता है फ्लोकुलेटिंग। कोएगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग पावर of an electrolyte is proportional to its valency. True? सोचो एक बार,
कोएगुलेशन करने का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट बनाना। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, प्रेसिपिटेशन सब एक ही बात है। तो कोएगुलेट किसको किया जाता है, कोएगुलेशन होता कैसे है? कोएगुलेशन तब होता है जब ऑपोजिटली चार्ज आके मिलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑपोजिटली चार्ज जितना, ऑपोजिट चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर कोएगुलेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं ना वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे को नेगेटिव सोल का एग्जाम्पल देखना है, नेगेटिव सोल का फ्लोकुलेटिंग पावर देखना है, एफ से अगर मैं डिनोट करूं तो फ्लोकुलेटिंग पावर क्या हो जाएगा, एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, रैंडम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर। अगर पॉजिटिव सोल है, ध्यान देना, अगर नेगेटिव सोल है तो फ्लोकुलेट या कोएगुलेट करने के लिए उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा, तो यहां इसीलिए पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने। लेकिन अगर पॉजिटिव सोल है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिएगा। तो यहां पे अगर फ्लोकुलेटिंग पावर का हम देखें तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया मैंने, 4- ग्रेटर देन PO4 3- ग्रेटर देन SO4 2- एंड सो ऑन। आई होप क्लियर है ये। मेरे को चार्ज किस पे देखना है, ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, 4- है ना। नेगेटिव टोटल कितना चार्ज है मेरे को वो देखना है। पॉजिटिव हमेशा एक एटम पे देखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि मतलब 2 Na एटम है तो उस पर +2 गिना जाए, नहीं, एक एटम पे चार्ज मेरे को देखना है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव सोल को फ्लोकुलेट या कोएगुलेट करेगा। पॉजिटिव सोल को कोएगुलेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इस पे कितना चार्ज है 4-, इस पे कितना है 3-, इस पे कितना है 2-। मेरे को पूरा जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके ऊपर ये चीज देखनी है। एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड है, इसी का एप्लीकेशन है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, कोएगुलेटिंग वैल्यू। इसका डेफिनेशन और इसका रिलेशन पढ़ते हैं इसके साथ। इसको सीपी बोल दूं मैं, कोएगुलेटिंग पावर को, सीपी इज माय कोएगुलेटिंग पावर। ठीक है, ये कोएगुलेटिंग पावर हो गया। कोएगुलेटिंग वैल्यू को अपन सीवी से डिनोट करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज कोएगुलेशन। जितना मिनिमम अमाउंट, मिनिमम से मिनिमम जितना अमाउंट चाहिए कोएगुलेशन करने के लिए, दैट इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इट इज एक्चुअली in terms of millimoles per liter। याद रखना ये ही मेन चीज है। इसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, मिलीमोल्स पर लीटर के अंदर होता है, हमेशा ध्यान रखना ये। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, Cp एंड Cv दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब भी ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार Cv पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि फॉर अ नेगेटिवली चार्ज सोल, या फॉर एग्जांपल फॉर अ सल्फर सोल, द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग वैल्यू विल बी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोएगुलेटिंग पावर बोला जाएगा तो +3 ग्रेटर देन +2 ग्रेटर देन +1, लेकिन कोएगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना। इसका एक एप्लीकेशन भी है, अगर कोएगुलेटिंग पावर का रेशियोज दिया है तो उसको हम रिवर्स करके कोएगुलेटिंग वैल्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। बस अब 1-2 छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, उन पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई नीट, दैट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड का क्या मतलब होता है। देखो, लायोफिलिक कोलोइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक कोलोइड क्या होता है, अनस्टेबल। तो लायोफोबिक कोलोइड क्योंकि अनस्टेबल है तो आराम से डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, लायोफिलिक कोलोइड प्रोटेक्ट करता है। तो उसको मेजर करने का तरीका है क्या, गोल्ड नंबर। मतलब गोल्ड नंबर को अगर मैं डिफाइन करूं, गोल्ड नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ milligrams mg of a lyophilic colloid that will just prevent the precipitation of a gold soul। गोल्ड के हिसाब से लिया है, ठीक है, ऑफ अ गोल्ड सोल। गोल्ड सोल का कितना अमाउंट, 10 ml। ये वैल्यूज फिक्स्ड है, इसके हिसाब से ही वो नंबर निकला है। तो गोल्ड सोल के लिए, गोल्ड सोल क्या है, लायोफोबिक होता है ना, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये सब क्या होता है, लायोफोबिक होता है। तो लायोफोबिक का जो अपना क्या है, उसको प्रिवेंट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। कौन प्रिवेंट करेगा, लायोफिलिक कोलाइड। कितने ml के हिसाब से, गोल्ड सोल के 10 ml से। दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ 10 ml of gold soul when
10% 1 ml of NaCl is added. 10% W/V 1 ml of NaCl is added. मैं स्टार मार्क कर रहा हूं कि तुमको क्या क्या याद होना चाहिए. तो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत बेसिक्स है. पहली चीज, दूसरी चीज, ये भले तीसरी चौथी चीज याद नहीं करोगे तो ये फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं होगी. क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो अपने को 10% 1 ml अज्यूम करके चल रहा है. अब बेसिकली क्या है, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. ये मेन चीज है. गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा उसका प्रोटेक्ट करने का पावर कम. ठीक है. हाईएस्ट मैं लिखूं लोएस्ट गोल्ड नंबर इज फॉर जिलेटिन, जितने भी अपन पढ़ते हैं जितने अपने सिलेबस में उसके हिसाब से. एंड हाईएस्ट गोल्ड नंबर इज फॉर स्टार्च. मतलब दिस इज द बेस्ट प्रोटेक्टिंग एजेंट. क्वेश्चन आ सकता है इस पे सीधा. गम, स्टार्च, जिलेटिन ये सब क्या होता है, लायोफिलिक कोलोइड होते हैं. तो लायोफिलिक कोलोइड में इसका वैल्यू 0.0, इसका जिलेटिन का 0.001 या 0.01 से 0.05 इस रेंज के अंदर आता है. मतलब 1 से बहुत छोटा है, लोएस्ट होता है वो. हाईएस्ट होता है स्टार्च का, इसका 25 से 50 के बीच में रेंज करता है. 50 से ऊपर नहीं जाता है और 0.01 से नीचे नहीं जाएगा. तो मैं बोल सकता हूं ना कि जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम है उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगा. तो बेस्ट प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन है, जिलेटिन. और वर्स्ट प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन है, स्टार्च. अगेन याद कर लो एक बार, मिलीग्राम्स है. मिलीग्राम्स की टर्म्स में क्या निकलता है, मतलब मिलीग्राम्स निकालने पड़ेंगे मेरे को. वही गोल्ड नंबर है किसके, लायोफिलिक कोलोइड के. जो 10 ml गोल्ड सोल जो कि एक लायोफोबिक कोलोइड है उसको प्रिवेंट करेगा. किससे प्रिवेंट करेगा, जब उसमें 10 ml 10% 1 ml हम क्या कर देंगे, NaCl ऐड कर देंगे. तो ठीक है. अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. ये सारा रिलेशन याद रखना. एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है. ये टॉपिक आने के लिए तुम लोगों को इमल्शंस वाला टॉपिक आना चाहिए. यहाँ पे लिखता हूं इमल्शंस. इमल्शंस में 2 टाइप होता है. एक होता है OW टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है WO टाइप. OW टाइप मतलब ऑयल इन वाटर, WO टाइप मतलब वाटर इन ऑयल. ऑयल इन वाटर का मतलब ये डिस्पर्स फेज है. W क्या है, वाटर मेरा डिस्पर्जन मीडियम है. फिर ये क्या है, वाटर डिस्पर्स फेज है इसमें, और ऑयल मेरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है. अब इसके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, distinguishing test for OW and WO emulsions. बहुत इजी सा है ये लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का. ठीक है. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में 3 टेस्ट आते हैं. पहला आता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट. माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या बोला जाता है, टेस्ट में ये बोला जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि क्या है, अगर मैं वाटर मिक्स करूं और अगर कोई इमल्शन उसमें मिक्स हो रहा है, मतलब वो ऑयल इन वाटर है. देखो याद कैसे करोगे कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ज्यादा होता है. तो अगर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ही अपन इमल्शन को मिक्स करेंगे तो हमेशा वो उसके अंदर मिसिबल होगा. मतलब क्या हो गया कि इफ एंड मिसिबिलिटी मतलब मिक्स होने की टेंडेंसी इज देयर, this implies what, it is OW type. ठीक है. now if vice versa हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, oil is added and miscibility is there, this implies what, this is WO type. OW type and WO type. ये सिंपल टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं था. नंबर 2 is डाई टेस्ट. डाई टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, if dye is added and colors intensity increases, तब तो ये क्या होता है, WO टाइप. और अगर कलर्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस तो ये क्या हो जाएगा, OW टाइप. ऐसा क्यों हुआ ये, क्योंकि ऑर्गेनिक डाई अगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, ऑयली होता है. तो ऑर्गेनिक डाई अगर ऐड करेंगे और कलर इंटेंसिटी बढ़ा, मतलब उसके अंदर ऑयल का अमाउंट ज्यादा है, तो WO टाइप, और कलर इंटेंसिटी कम हुआ तो OW टाइप.
लास्ट अपना आता है कंडक्टेंस टेस्ट। ये बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इफ कंडक्टिविटी, दो केस आएंगे इसमें, इंक्रीजेस या फिर इफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर इंक्रीज होता है तो ये हो गया OW टाइप, और अगर डिक्रीज होता है तो ये हो गया WO टाइप। आई होप क्लियर है ये। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, ऑयली कंपाउंड्स तो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन वाटर तो हो सकता है। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, मतलब जो कंपाउंड है, जो सोल है, जो इमल्शन है, इमल्शन एक टाइप का सोल ही होता है, तो इमल्शन OW टाइप होगा, क्योंकि W के अंदर आयंस होते हैं, तो वो वैल्यू क्या बढ़ाएंगे? कंडक्टेंस का, आयंस होने की वजह से कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये कंडक्टेंस का वैल्यू कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना जो जेई नीट का पूरा पार्ट है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। आई होप क्लियर है। ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए तुम लोगों को। सबसे ईजी चैप्टर है स्कोर करने के लिए 12th का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है।